नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय सिर्फ एक लोकसभा सांसद जो कि बीजेपी के हैं, उनकी पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा बदजुबान लोकसभा सांसद है बीजेपी का, जिसने की देश की उच्च अदालत को एक तरीके से ललकारा है, उसको चुनौती दी है और उस पर कुठाराघात किया है। निशिकांत दुबे ने क्या कहा? निशिकांत दुबे आज तक शायद किसी भी लोकसभा के सदस्य ने या सांसद ने ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कभी नहीं कही होंगी। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, यानी कि इसको सीमा, एक ऐसे सांसद जो कि सुप्रीम कोर्ट को उसकी सीमा याद दिला रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। अब आप ये सोचिए, और बीजेपी के एक और सांसद हैं दिनेश शर्मा, जिन्होंने ये कहा था कि कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। अब निशिकांत दुबे ने जिस खुले तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बारे में और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में इस तरीके की अनाप शनाप बातें की हैं, उसके ठीक पहले उपराष्ट्रपति ने भी ये कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो अपने आप को सुपर पार्लियामेंट नहीं समझ सकता है, और तमाम बातें उन्होंने भी कही। आज इसको लेकर जरूरी है कि न्यायपालिका में इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, न्यायपालिका के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, आज ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसे स्तंभ को देश में लेजिस्लेचर चुनौती दे रहा है जिसकी ओर पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व न्याय की उम्मीद से देखता है। तो आज अगर एक ऐसे स्तंभ पर इस तरीके से असॉल्ट करने की कोशिश एक लोकसभा सांसद करेगा, वो भी सत्तारूढ़ दल का, तो आज एक ऐसे ही व्यक्ति से बात की जाए जो कि न्यायपालिका का बहुत अहम अंग रह चुका है। हमारे साथ इस समय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट गोविंद माथुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जस्टिस माथुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे बात करने के लिए मैं वेट कर रही थी कि एक 2-3 दिन से इस तरीके की का माहौल जो देश में बना हुआ है, और खासकर तब से जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और उसके बाद निशिकांत दुबे ने तो हद ही कर दी। तो मैं शुरुआत निशिकांत दुबे से करूंगी कि निशिकांत दुबे के जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं ये कहते हुए कि गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, और भी जो बातें उन्होंने कही कि केवल और केवल संजीव खन्ना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, धार्मिक युद्ध भड़काने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इसके मैं अलग अलग हिस्से हैं उनके स्टेटमेंट के। जहां तक उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन को क्रॉस किया है, तो मुझे लगता है कि अगर उनको ऐसा लगता है तो वो अपने तर्क के साथ, कोई भी व्यक्ति, इस देश का कोई भी नागरिक किसी जजमेंट को लेकर के उसकी आलोचना कर सकता है और ये कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी अदालत ने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन को से आगे बढ़ी है, अपने सीमा का उल्लंघन किया है। इसके अंदर कि अगर ये बात यहीं तक हो जाती तो शायद ये इतनी ऐसी बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन से आगे जाकर के कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से इस देश के अंदर धर्मांधता को बढ़ावा दिया है, धर्मांध युद्ध शुरू किया है, इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद रेस्पॉन्सिबल है। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है, और इसके लिए या पूरी सुप्रीम कोर्ट को भी इसके लिए कार्रवाई लेनी शुरू करनी चाहिए। इसके लिए एसेंशियली तो गवर्नमेंट को सोचना है, अटॉर्नी जनरल को सोचना है। और जैसा कि मेरी जानकारी है कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर मेंशन भी हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये अटॉर्नी जनरल के पास जाकर के रिक्वेस्ट करिए। अटॉर्नी जनरल को अगर लगता है कि ये किसी तरह की आपराधिक अवमानना है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो वो इस मामले को लेकर के आगे आएंगे। मुझे लगता है कि अगर इस चीज को अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिवली से अगर सोचा जाएगा तो ये निश्चित रूप से एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट इनिशिएट करने के लिए एक इसका पूरा आधार है, और अटॉर्नी जनरल इसके लिए जरूर कोई न कोई कदम उठाएंगे। मेरी निजी राय में इस जो कुछ भी उन्होंने कहा है निशिकांत दुबे ने, वो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है, ये किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है, और उन्हें भी इसके लिए यथाशीघ्र अपने सबसे माफी मांगनी चाहिए।
माफी मांगना तो बहुत दूर की बात लग रही है जस्टिस माथुर। उन्होंने तो ये सारी बातें कहने के बाद उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने तो पार्टी से कहा कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये उनका इंडिविजुअल कमेंट है। लेकिन बावजूद उसके निशिकांत दुबे ने डॉक्टर एस वाई कुरैशी जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त है, उनके लिए भी यही कहा कि अरे वो तो मुस्लिम आयुक्त है। इस तरीके का पोस्ट उन्होंने लिखा। तो आपको लगता है कि निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति माफी मांगेगा या फिर वाकई में केवल और केवल क्रिमिनल कंटेम्प्ट का ही केस उन पर बनेगा? देखिए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक बिल्कुल अलग चीज रहेगी। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चलेंगी, उसके अंदर उसका क्या निर्णय होता है, उनकी अगर वो माफी मांगते हैं तो वो स्वीकार भी की जा सकती है। उसको मेरिट पर एग्जामिन होने के बाद में ये भी हो सकता है कि उनको अवमानना के लिए दोषी माना जाए, उसके लिए आवश्यक सजा दी जाए। और ये भी हो सकता है कि कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि किसी तरह की कोई क्रिमिनल कंटेम्प्ट मेड आउट नहीं होती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक व्यक्ति जो कि सांसद है, जो एक ऐसा महत्वपूर्ण पद धारित कर रहा है, उसके लिए इस प्रकार की बात करना बहुत गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए इन तमाम क्रिमिनल कंटेम्प्ट के इस इश्यू को छोड़ते हुए उन्हें तत्काल माफी तो मांगनी ही चाहिए। उनको ये अपॉलॉजी टेंडर करना उनके स्वयं के लिए भी हितकारी होगा। लेकिन सर, आपको लगता है कि ये जो सारी चीजें जो दिख रही हैं, ये क्यों निशिकांत दुबे का जो मनोबल है इतना बढ़ा हुआ था? जाहिर सी बात है कि उनको पार्टी से शय मिल रहा है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग उनको ये बात कह रहे होंगे और इसीलिए एक पैटर्न सा दिख रहा है। पहले उपराष्ट्रपति बोलते हैं, उसके बाद निशिकांत दुबे बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हाल में अभी जस्टिस संजीव खन्ना ने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए और खासकर जो तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर एक डिसीजन था, उसके बाद वक्फ को लेकर जो बातें आई हैं, हालांकि वक्फ का बोर्ड तो वक्फ का जो केस है अभी तो 5 मई को वो फिर से आएगा, लेकिन क्या सरकार की तरफ से आपको कोई ऐसी पहल लग रही है जहां पर जुडिशरी के पंख को कुतरने की कोशिश की जा रही है, या फिर जुडिशरी को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप बहुत ज्यादा उड़िए मत, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता से फैसले मत दीजिए, क्योंकि जब भी आप ऐसे स्वतंत्रता से फैसले देंगे तब हम कुछ ना कुछ इस तरीके से पेश आएंगे? देखिए, पहले तो आपने जिन 2 केसेस का संदर्भ दिया है, उनके संबंध में बात कर लें। मैं पहले भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने जो वक्तव्य दिया है, उसके संबंध में कुछ बात कर लें। अगर आप देखें कि जहां जगदीप धनखड़ साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया है और उसके लिए उनका मुख्य रूप से जो तमिलनाडु वाला जो केस है उसके संबंध में है, जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने 3 माह के अंदर गवर्नर को और राष्ट्रपति को अपना कार्य निर्वहन करने के लिए निर्देश दिए हैं। हम इसके लिए अपने संविधान की स्थिति को समझें। संविधान में पार्लियामेंट को डिफाइन किया हुआ है। पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 168 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को डिफाइन किया हुआ है और स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा, राज्यपाल और वो 7 राज्य जिनके अंदर विधान परिषद है वो भी सम्मिलित है, अन्यथा विधान परिषद के बगैर है। आर्टिकल 163 के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई बिल विधानसभा से पारित होता है तो उसमें राज्यपाल के पास उसके एसेंट के लिए जाता है और वो एसेंट के पास उनके सामने 3 विकल्प है। पहला कि वो एसेंट दे, दूसरा कि अगर उनको किसी प्रकार की कोई शंका है तो वह उसका एक रिटर्न नोट के साथ पुनः लेजिस्लेचर को लौटाए और उसको लेजिस्लेचर अगर उसको पुनः लौटाता है तो वह उसके ऊपर उसकी एसेंट दे। और तीसरा कि अगर उनको उसके उपरांत भी कोई शंका रहती है तो वो इसे राष्ट्रपति को प्रेषित करें और राष्ट्रपति को इसके बाद में राष्ट्रपति अपना निर्णय ले। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आर्टिकल 163 के अंदर ये सारी प्रोसीडिंग्स जो गवर्नर के लेवल पे होनी है वो लिखा हुआ है कि दिस शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई समय नहीं दिया गया है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बिल जो विधानसभा से आया है उसके पास उसको आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए अपने पास विचाराधीन रख लें। एज सुन एज पॉसिबल का अर्थ यह है कि एक नॉर्मल आदमी जो समय सोचता है उसमें आप अपना माइंड अप्लाई करिए और अपना निर्णय लीजिए। मुझे लगता है कि तमिलनाडु वाले केस के अंदर गवर्नर ने जो समय लिया वो किसी भी तरह से एज सुन एज पॉसिबल वाली स्थिति नहीं बल्कि एज डिलेड एज पॉसिबल था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि एक
न्यायोचित समय होना चाहिए, और वो न्यायोचित समय एक रीजनेबल टाइम, वह रीजनेबल टाइम 3 महीने का दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उचित निर्णय लिया। जहां तक सवाल जो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है, वो राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती है, मैं उनके प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है। यहाँ संविधान से ऊपर न न्यायपालिका है, न कार्यपालिका है, और न राष्ट्रपति महोदय है। निर्देश संविधान के पालना के लिए दिए गए हैं, इसलिए संविधान किसी तरह से यह कहना कि हम न्यायपालिका अपने जुरिस्डिक्शन को लांघ रही है, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। यह बात समझनी चाहिए कि केवल मेजॉरिटी होने का, इसको एक क्षण में इस तरह से देखिए कि 5 साल का समय विधानसभा के पास है, और अगर गवर्नर इसको सालों साल तय नहीं करते हैं, तो क्या ये नहीं होगा कि गवर्नर अपना जो संवैधानिक दायित्व है उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं? राष्ट्रपति अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे। अगर वो किसी भी लोकसभा के बिल को लंबे टाइम तक, या विधानसभा से जो गवर्नर से जो रिकमेंडेशन आई है उसके लिए इंडेफिनिट पीरियड के लेकर बैठ जाए, तो वो संविधान की उल्लंघना होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर और इससे ज्यादा संवैधानिक लोकतंत्र को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए इससे बेहतर निर्देश सर्वोच्च न्यायालय नहीं दे सकता था, और ये एक आवश्यक निर्देश थे, और ये उचित समय पर दिए गए हैं। इस बैकग्राउंड के अंदर यह मुझे ये है जस्टिस माथुर की सरकार को सुप्रीम कोर्ट का जो कर्तव्य था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने किया। जजेस को ये लगा कि ठीक है, जिस दायरे में उनको ये ऑर्डर देना चाहिए उन्होंने वो दायरे में दिया, और जो उचित भी था, और आपने भी उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन सरकार को किस बात की मिर्ची लगी हुई है? नहीं, मैं आपको इसी की बात को पूरी कर रहा था। जहां तक वक्फ वाले केस का सवाल है, वक्फ वाले केस के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केस की शुरुआत हुई, और उस वक्त केंद्र सरकार के द्वारा अंडरटेकिंग दी गई है कि इस एक्ट की कौन कौन सी चीजें हैं जिसे वो अगली तारीख पेशी तक वह उसे लागू नहीं करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश की कुछ शक्तियां ऐसी है जो वो न्यायपालिका को भी अपनी चाबुक से चलाना चाहती है, जो इस संवैधानिक लोकतंत्र में संभव नहीं है। आप देखिए, हर न्यायाधीश ने इस बात की शपथ ली है कि वो निर्भीक होकर के काम करेगा, निष्पक्षता से काम करेगा, और इस शपथ के रहते हुए ये सोचना कि न्यायपालिका को हम किसी प्रकार के दबाव में ले आएंगे, तो यह उनकी गलतफहमी है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि यह प्रयत्न केवल इसीलिए किया जा रहा है कि वक्फ वाला मुकदमा भी 5 तारीख को आने वाला है, शायद जो तमिलनाडु वाला केस है उसके अंदर भी रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी, इसलिए एक माहौल बनाया जा रहा है, कुछ लोगों द्वारा ऐसा बनाया जा रहा है। बाकी किस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, ये शायद विषय मेरा नहीं है, इस बारे में मेरे लिए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जस्टिस माथुर, लेकिन एक चीज और भी है कि आखिर ये जो एक पैटर्न सा शुरू हो गया है, क्या इसमें जजेस को बहुत ज्यादा खुलकर, अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसी तरीके से और भी जजेस को कुछ ना कुछ एक कड़ा संदेश तो देना चाहिए? क्या संदेश वो होगा? क्या इस समय एक हमने समय देखा था जब सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, एक ऐसी सिचुएशन उनके ऊपर आ गई थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज क्या एक ऐसी सिचुएशन इस समय न्यायपालिका के लिए खड़ी नहीं हो गई है? क्योंकि जब न्यायपालिका अपना जब कर्तव्य करता है और उसको सरकार के लोग बताते हैं कि भाई अपनी सीमा से बाहर आप जा रहे हो, तो कम से कम इस समय तो मुखरता से जजेस को बाहर आके बोलना पड़ेगा ना। नीलू जी, मैंने कल ही इसी विषय के ऊपर जस्टिस जोसेफ कुरियन का इंटरव्यू देखा, कुछ और जजेस के इंटरव्यू भी देखे, कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के इंटरव्यूज भी देखे। मुझे नहीं लगता कि न्यायपालिका से कहीं कहीं जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इसके लिए बहुत रेलेवेंट लोग बाग हैं, वो पूरी तरह से साइलेंट हैं। उन्होंने अपने स्तर के ऊपर बात उठाई है। हाँ, ये मुझे लगता है कि इसे और अधिक क्षमता के साथ और अधिक शक्ति के साथ उठाया जाना चाहिए, और ये केवल जजेस के द्वारा या लॉयर्स के द्वारा ही नहीं, बल्कि सोसाइटी के हर उस हिस्से को उठाना चाहिए जो इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को
पूरी तरह से इंटैक्ट रखना चाहता है, इसको पूरी तरह से मजबूत बनाए रखना चाहता है और मेजॉरिटेरियनिज्म को इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के ऊपर हावी होने से रोकना चाहता है। ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का जो प्रोसीडिंग्स होंगी या हो सकती है निशिकांत दुबे के ऊपर, इसमें अगर मैक्सिमम सजा अगर निशिकांत दुबे को होगी तो वो क्या होगी सर? 6 माह तक का इन्हें सिविल कारावास हो सकता है और हो सकता है कि इनकी अपोलॉजी एक्सेप्ट करके केवल उसी पे भी छोड़ दिया जाए। लेकिन ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो इसके अंदर कानून बहुत क्लियर है कि वो किस सीमा तक इसमें इनको सजा दे सकते हैं। नहीं, बट निशिकांत दुबे के लिए या उन जैसे सांसद के लिए क्या ये ऑप्शन आपको लगता है कि न्यायपालिका का ठीक होगा कि उनको माफ कर दिया जाए? माफी देने लायक है निशिकांत दुबे? देखिए ये सारे किन सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, उनकी माफी की मंशा क्या है, नियत क्या है, कोर्ट कई चीजें इसको एग्जामिन करती है और इस तरह का जब भी कंटेम्प्ट को एग्जामिन कर रही होती है और स्पेशली क्रिमिनल कंटेम्प्ट को, तो उस क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर सजा देने के लिए वो अपनी सारे पंख खुले रखती है और हर चीज को अच्छी तरह सोच करके जो सारा हालात के अंदर ठीक होता है वही इम्पोज करती है। और मेरे को लगता है कि जब भी इसकी बहस होगी, जो कोर्ट इसे सुनेगी, वह एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेगी। इसलिए मेरा ये कहना कि इसको यह एक्स सजा दी जानी ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसको आज ये परिपक्व स्थिति है कि इस बारे में कुछ कहा जाए। हाँ, प्राइमा फेसी मेरे को लगता है कि यह एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। नहीं, लेकिन जस्टिस गोविंद माथुर, अगर आप जज की कुर्सी पर आज बैठे होते और आपको ये केस डिसाइड करना होता तो आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप उन्हें माफ कर देते और या तो आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते और उनको 6 महीने की सजा देते। आप क्या करते? देखिए, मैं सारा उस वक्त सब दोनों पक्षों को सुनने के बाद में जो भी ऑब्जेक्टिव डिसीजन होता वो डिसीजन लेता। इस स्टेज के ऊपर यह कहना कि यह सजा दी ही जाएगी तो वह पूरी तरह से गैर कानूनी होगा, वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। इसलिए अभी इस स्थिति में यह कहना कि यही सजा उपयुक्त होगी, उचित होगी, ये बहुत प्री मैच्योर स्टेज है इसके कहने की। हो सकता है 6 माह की सजा हो सकता है उनको किसी तरह का भर्त्सना करके और उसके बाद में उनकी माफी स्वीकार की जाए, सेंसर किया जाए। ऐसे कई चीजें हो सकती है। इसके लिए अभी कुछ भी कहना बहुत प्री जजिंग होगा और प्री मैच्योर होगा। लेकिन आपको सर लगता है कि इतनी मोटी चमड़ी के सांसद हो चुके हैं, और मैं उसका एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए बाबा रामदेव को भी बहुत डांट फटकार पड़ी कोर्ट से, लेकिन बाबा रामदेव जैसा व्यक्ति मान नहीं रहा है। देखिए अब लगातार उन्होंने माफी मांगी कोर्ट के सामने, गिड़गिड़ाए वो अदालत के सामने, लेकिन फिर भी शरबत जिहाद से वो बाज नहीं आए। अब आप देखिए किस तरीके का वो काम कर रहे हैं। तो मुझे तो विश्वास नहीं है कि निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति को अगर कोर्ट माफ कर देगा और वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। और ये सबको पता है सर कि जो भी बीजेपी के अंदर है कि निशिकांत दुबे दोनों प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से बहुत ज्यादा करीबी हैं। सारे कॉर्पोरेट से वो बहुत क्लोज एक नाता रखते हैं। ये बात पूरे देश में सबको पता है। तो ऐसे में अगर सबक सिखाने का काम कोर्ट को करना होगा तो क्या आपको लगता है कि माफी से बात मान जाएंगे और निशिकांत दुबे इतने सीधे बन जाएंगे कि भाई अब वो नमस्कार करके अदालत को बोलेंगे कि नहीं अब ये गलती हो गई और मैं कभी नहीं करूंगा? कैसे अदालत? देखिए कोर्ट का काम सबक सिखाना नहीं, न्याय करना है। अब वो पूरा केस सुनने के बाद में क्या न्याय करने की क्या स्थिति रहती है, ये कई परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। आज इस संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और वो किसके निकट है, किसके निकट नहीं है। जस्टिस माथुर, जो बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है कि अगर वो माफी उनको मांगने के लिए कोर्ट कहेगा तो वो न्याय कैसे होगा? देखिए मैंने ये कतई नहीं कहा है कि मैंने ये कहा है कि वो क्या क्या कर सकते हैं और कानून क्या क्या प्रोवाइड करता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है मैंने आपको वो बताया है। बाकी हो सकता है वो माफी ना मांगे, वो इसे कंटेस्ट करे, वो ये सब कुछ निर्भर इसमें करेगा कि पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र लगे, अटॉर्नी जनरल इसके ऊपर एक्ट अपॉन करे क्योंकि वह भी तो सरकार के ही एडवाइजर है। अटॉर्नी जनरल इसके लिए करे, कोर्ट में आए, कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले, उसके बाद में ये सारी प्रोसीडिंग्स चलेंगी।
ये सारी की सारा एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें कई चीजें हो सकती है और कई नहीं हो सकती है। इसलिए आज इस स्टेज पे ये कहना कि इनकी किसी तरह से इनको सबक सिखाया ही जाएगा, तो मेरा मानना ये है कि हाँ, ये पक्का है कि न्याय किया जाएगा, उसके अंदर सजा भी हो सकती है, उसके अंदर और भी चीजें हो सकती है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के अंदर पॉसिबल है, वो सब कुछ हो सकता है। नहीं, लेकिन निशिकांत एक्ट से दुबे बाहर जैसा नहीं हो व्यक्ति, सकता। हाँ नहीं सर, लेकिन निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति जो इतना जिद्दी है और ये सब करने के बाद उनकी पार्टी ने अपने आप को किनारे कर लिया, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने एसवाई कुरैशी के लिए मुस्लिम आयुक्त लिखा है, तो आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति माफी मांगेगा या कोर्ट उनको मजबूर करेगा? वो तो जिद पड़ जाएंगे कि भाई मैंने तो कुछ गलत कहा नहीं, मैंने तो जो कहा वो सही कहा। देखिए, वही उनकी जिद का पैमाना मेरे पास नहीं है। अगर उनकी जिद हो सकती है और उनकी जिद अल्टीमेटली कोर्ट उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट मानती है, तो सजा होगी। नहीं, तो यानी कि सजा उनकी क्या जिद होगी? नहीं पड़ सकती है निशिकांत हाँ, दुबे की बिल्कुल जिद बिल्कुल, नहीं। निश्चित रूप से अगर उनकी जिद किसी तरह से आपराधिक अवमानना की डेफिनेशन में आती है, तो ये उनको इसका कहीं न कहीं उनको भुगतना होगा। न्याय का जो भी निर्णय होगा, उसको उन्हें स्वीकार करना होगा और उसको उन्हें भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल जस्टिस माथुर की, जुडिशरी कई बार होता है सोशल मीडिया पर जुडिशरी की बहुत आलोचना होने लगती है, कभी ऑर्डर्स की, कभी किसी जज की, और हमने देखा भी था पास्ट में जुडिशरी ने ये कहा कि आवर शोल्डर्स आर क्वाइट ब्रॉड टू बेयर एनी काइंड ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द जुडिशरी। लेकिन ये जो एक चीज सामने आई है, उपराष्ट्रपति का जो पैटर्न एक दिखा, उसके बाद निशिकांत दुबे का, कल हो सकता है कोई और सांसद इसी तरीके की बात करे या फिर कोई मंत्री बात कर ले, तो जुडिशरी के लिए इस समय, इस एपिसोड के बाद सबसे बड़ा सबक क्या है? क्योंकि जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए लोग अगर इस तरीके से जुडिशरी पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो मैसेज इस समय जाना चाहिए। देखिए, मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि पिछले लंबे समय से इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि किसी भी तरह से न्यायपालिका को लेकर के कहीं न कहीं उन्हें अपमानित किया जाए, इस बात का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए कई प्रयत्न हुए हैं। उपराष्ट्रपति जी का ये पहला वक्तव्य नहीं है। कुछ आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व इन्होंने जयपुर में ये कहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का केशवानंद भारती का जो अब वेल सेटल्ड लॉ है, उसको उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि ये किस आधार के ऊपर उन्होंने पार्लियामेंट को चुनौती, उस वक्त भी यही कहा था कि केशवानंद भारती के जजमेंट के अंदर जो संशोधन की आर्टिकल 368 के अंदर पावर है, उसे सीमित कर दिया, ये पार्लियामेंट के हाथ में नहीं। अभी इस बार भी उन्होंने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सीडेड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति जी लंबे समय से न्यायपालिका के सेटल्ड प्रिंसिपल्स को चुनौती दे रहे हैं। वो स्वयं एक बड़े विधिवेत्ता है। मुझे लगता है कि शायद उनका इसी प्रकार का सोच है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। यह देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ अगर कोई किसी तरह का कानून बनता है, तो उसको पार्लियामेंट एग्जामिन करे, उसको सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा, हाई कोर्ट एग्जामिन करेगा और उसको सेट असाइड करेगा। इसलिए यह प्रयत्न जो किए जा रहे हैं न्यायपालिका को की आलोचना किए जाने के, वो मेरे को लगता है कि कई बार बहुत अगर कहा जाए कि बहुत वे स्वयं अपनी सीमा लांघ जाते हैं, तो गलत नहीं होगा। जहां तक आलोचना का सवाल है, निश्चित रूप से हमारी संविधान के जो तीनों अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, वो आलोचना के लिए ओपन है, लेकिन वो आलोचना स्वस्थ होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव वस्तुगत होनी चाहिए, न कि मैलिशियस। मुझे जो अभी इन दिनों आलोचना हो रही है, ये वस्तुगत या ऑब्जेक्टिव नहीं लग रही है। ये मुझे दुर्भावनापूर्ण और एक अभियान का हिस्सा लग रही है, और उस अभियान में कौन कौन शामिल है, ये पता करना शायद हम सबका काम हो सकता है। हम सबको सोचना होगा, लेकिन किसी भी रूप में हमें हमारे संविधान को और हमारी संवैधानिक वैल्यूज को, हमारे संविधानवाद को हमें जरूर बचाना होगा। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस माथुर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जी, नमस्कार।